नमस्कार, मैं डॉक्टर शैली शर्मा। आज का नया विषय लेके आए हैं चट्टान, जिनको अपन रॉक कहते हैं। इनके बारे में हमें जानकारी, क्योंकि हम धरातल पे रहते हैं और धरातल जो कि चट्टानों से निर्मित मिट्टी से बना हुआ है। तो जिस पर हम रहते हैं, अगर हमें उसी की जानकारी ना हो तो वो हमारे लिए व्यर्थ है। और ज्योग्राफी में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले हम जानते हैं शैल या चट्टान कहते किसे हैं। ये वे प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले ठोस, गैस, अजैव पदार्थ हैं जिनसे क्रस्ट बनता है। क्रस्ट मतलब जिसके ऊपर हम रहते हैं, धरातल। ये खनिजों के सम्मिश्रण से बनते हैं। इस प्रकार क्रस्ट की रचना इन पदार्थों से या चट्टानों के खनिजों से बनने वाले ठोस पिंडों को हम चट्टान या शैल कहते हैं। अब शैल जब बन गए तो ये कई प्रकार के होते हैं। लोपेक के अनुसार शैल अपने वातावरण के फलस्वरूप वैसा ही निर्माण करते हैं जिस क्षेत्र में उनको जैसा वातावरण या जलवायु प्राप्त होती है। इनकी उत्पत्ति, भौतिक गुण, रासायनिक गुण व स्थिति में बहुत अंतर पाया जाता है। बनावट के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। अगर पूछा जाए कि धरातल का सबसे प्राचीन शैल कौन सा है तो वो है आग्नेय। आग्नेय के बाद बना अवसादी और अवसादी के बाद बना कायांतरित। मैं तीनों का आपको मतलब भी बता देती हूँ। आग्नेय शैल या जिसको हम कहते हैं रवेदार शैल। आग्नेय शैल लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। इसका निर्माण लाल व पिघले लावा के में जो ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी के अंदर से जब मेग्मा धरातल के ऊपर आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। जब वो लावा ठंडा हो जाता है तो उसी के ठंडा होने से इस प्रकार की चट्टानें बनती हैं। ये प्राचीनतम चट्टानें हैं जिनकी उत्पत्ति जीव व वनस्पति से भी पहले हुई है। इस कारण इन्हें मौलिक या प्राथमिक शैल भी कहते हैं। देखिए, आग्नेय शैल जो होती हैं वो भी निर्माण करता है कि जो जितनी अधिक गहराई से निकलेंगी वो उतनी गर्म होगी, क्योंकि गहराई पे जाने पे टेम्परेचर अधिक हो जाता है। 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, और जैसे जैसे हम गहराई पे जाते हैं ये टेम्परेचर बढ़ता जाता है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जितनी गहराई पे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। एक निश्चित क्षेत्र के बाद वो तापमान बजाय बढ़ने के घटने भी लगता है, जिसे ताप व्युत्क्रमण क्षेत्र भी कहते हैं। आग्नेय शैलों का निर्माण जो होता है वो प्राथमिक चट्टानों के रूप में हम पढ़ते हैं। अब ये आग्नेय शैल के बारे में। अब दूसरी है हमारी अवसादी शैल। आग्नेय शैलों के ऊपर जब अपक्षय अपर्दन होता है, अनाच्छादन होता है, तो उसके द्वारा जो टूट फूट होती है और वो मलबा धीरे धीरे साल दर साल लाखों सालों में जाके जमता है, तो उससे जो नई शैल का निर्माण होता है वो होती हैं अवसादी शैल। तीसरी होती है कायांतरित शैल। ऐसी शैलें जो आग्नेय और अवसादी शैलों के समय से रासायनिक गुणों में, भौतिक गुणों में या समय कालांतर के अनुसार जो परिवर्तित होकर नया रूप लेती हैं, काया बदल लेती हैं, उनको हम कहते हैं कायांतरित शैलें। ये धरातल के गहराई में भी पाई जाती हैं और ऊपरी सतह पर भी पाई जाती हैं। आग्नेय शैलों के बारे में बात करें तो ये रवेदार होती हैं, क्योंकि ये द्रव्य अवस्था से ठंडे होकर जमने से इनमें रवे पड़। देखिए, जो लावा जितनी जल्दी जम जाएगा उसमें मोटा रवा बनेगा, और जो जितनी धीमी गति से जमेगा उनमें रवे की मात्रा क्या होगी, कम पाई जाएगी। ये स्तरहीन शैलें होती हैं, अर्थात इनमें परतें नहीं होती हैं, क्योंकि इनका निर्माण उद्गार के बाद एक साथ होता है। ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से जो उद्गार मतलब लावा निकलता है, उससे इसका निर्माण होता है। ये अत्यधिक कठोर, सघन और विशाल होती हैं, असंरंध्री होती हैं, जिसकी सरलता से इसमें जल प्रवेश कर जाता है। आग्नेय शैलों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि लावा एक गर्म चीज़ है और गर्म चीज़ में कोई भी चीज़ जीवित नहीं रह सकती, वो जल जाएगी। इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि इनका निर्माण जीव व वनस्पति की उत्पत्ति से भी पहले हुआ है। आग्नेय, कायांतरित और अवसादी शैलों को हम एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। संरचना और उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको पहले ही बताया, आग्नेय चट्टान, परतदार और परिवर्तित चट्टानें। इग्नोजियस, सेडिमेंट्री एंड मेट्रोमॉर्फिक रॉक्स। आग्नेय चट्टानों की जो हम संरचना की बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, मुख्य रूप से सिलिका और पैठिक ऑक्साइड। सिलिका में अम्लीय चट्टानें जिनका प्रतिशत होता है 65 से 80%, मध्यवर्ती चट्टानें 52 से 65%, पैठिक चट्टानें 40 से 52% और लघु पैठिक चट्टानें 40 से कम। पैठिक ऑक्साइड का प्रतिशत होता है 20 से 35, 35 से 48, 48 से 60 और 60 से ऊपर प्रतिशत पाया जाता है।
अगर आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति की बात करें तो दो प्रकार से उत्पत्ति हुई है इनकी, आंतरिक आग्नेय चट्टानें और बाह्य आग्नेय चट्टानें। आंतरिक मतलब जो धरातल के नीचे ही लावा जम गया और जमने के कारण उनसे जो चट्टानों का निर्माण हुआ, अर्थात ऐसा लावा जो गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा, तो वो बाहर ना निकल के वो नीचे ही नीचे उसकी जो नली जिसके माध्यम से उसे बाहर आना था उससे ना निकल के वो नीचे ही जम जाता है, तो उससे आंतरिक आग्नेय चट्टानें बनती हैं। और ऐसा लावा जो कि गाढ़ापन उसमें कम हो और वो विस्फोट के द्वारा उसको जब मार्ग मिल जाता है, अपना रास्ता खुला मिल जाता है, तो वो धरातल पर आके धीरे धीरे जमा होता जाता है, उससे बाह्य आग्नेय चट्टानें बनती हैं, जिन्हें लावा निर्मित चट्टानें कहते हैं, जैसे रायोलाइट है, बेसाल्ट है, एंडीसाइट है। आंतरिक आग्नेय चट्टानें भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो पातालीय जिसमें ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, पेरिडोराइट, और एक होती है अपातालीय मतलब कम गहराई वाली, गानोफियर, पोर्फिराइट, गैलेराइट। अब इसमें भी पातालीय जो बहुत ज़्यादा गहराई में पाई जाती हैं वो होती हैं बैथोलिट और बास, और अपातालीय में होती है स्टॉक, लैकोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक और नेक। परतदार चट्टानें ये वो चट्टानें होती हैं जो तीन प्रक्रियाओं से इनका निर्माण होता है। इनको अपन जो अवसादी चट्टानें भी कहते हैं, परतदार चट्टानें कहिए या अवसादी चट्टानें कहिए, एक ही बात है। ये यांत्रिक क्रिया द्वारा बनती हैं, रासायनिक क्रिया द्वारा बनती हैं और जैविक क्रिया द्वारा बनती हैं। देखिए यांत्रिक क्रिया, जब चट्टान के टूट फूट होने से जो कंकड़ पत्थर होते हैं वही कई बार यंत्र बन जाते हैं। मान लीजिए कोई चट्टान से एक पत्थर गिर रहा है, तो वो पत्थर जब चट्टान के ऊपर से गिरेगा तो वो उस चट्टान को खरोंच मारते हुए या उसका किसी निकले हिस्से को प्रहार करते हुए निकलेगा, तो वो उसको तोड़ फोड़ का काम कर रहा है, तो वो भी कैसी प्रक्रिया में आ जाएगा, यांत्रिक है। इसमें बालू का कण प्रस्तर, क्वार्ट्ज बलुई पत्थर, सूक्ष्म कण प्रस्तर, शैल, क्ले, लोयस। लोयस एक प्रकार की मिट्टी है और ये जो फेमस है या हम कहें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, चीन में पाए लोयस का मैदान। रासायनिक क्रिया से 5 प्रकार का निर्माण होता है अवसादी चट्टानों को, कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, सिलिकेट और लौह प्रस्तर। ट्रेवर्टाइन, डोलोमाइट, जिप्सम, सल्फेट का उदाहरण है, क्लोराइड नमक की चट्टान है, सिलिकेट फ्लिंट चार्ट, और लौह प्रस्तर लिग्नाइट है, सिडेराइट है, हेमेटाइट। ये लोहे के भी हमने पार्ट पढ़े हैं कि लोहा कितने प्रकार होता है, ये वही तीनों हैं। जैविक जन्य क्रियाओं में चूना युक्त चट्टानें जैसे चौक का चूने का पत्थर, कार्बन युक्त चट्टानें कोयला, सिलिका युक्त चट्टानों में डायरस, रेडियोलेरिना, लोह युक्त चट्टानों में लोह प्रस्तर, लोहे की जहां मात्रा पाई जाएगी। तीसरी है परिवर्तित चट्टानें या जिसको हम कहते हैं कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें। ये दो प्रकार से निर्मित होती है। आग्नेय चट्टान पर निर्मित परिवर्तित चट्टान ग्रेनाइट से नीस, आगाइट से हार्न ब्लेनी और गैब्रो एवं बेसाल्ट से हार्न ब्लेंड शिस्ट बनती है। देखिए मैंने पहले ही आपको समझाया था कि कायांतरित चट्टानों का जो निर्माण होता है वो आग्नेय और अवसादी चट्टानों के भौतिक, रासायनिक या बाह्य रूप में जो परिवर्तन के द्वारा निर्माण होता है उससे कौन सी चट्टानें बनती हैं, परिवर्तित या कायांतरित चट्टानें। परतदार चट्टान पर निर्मित क्ले, शैल, गाद, प्रस्तर से स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट, बलुई पत्थर से संपीड़नात्मक क्वार्ट्ज, चूने के पत्थर से संगमरमर और कोयले से ग्रेफाइट का निर्माण होता है। तो एक कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर हम बात करते हैं। ग्रेफाइट जो होता है उसमें 99% कार्बन होता है और बाकी के में बहुत कम मात्रा में उसमें पानी पाया जाता है। जब पानी नहीं होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो उसे जलने में बहुत समय लगेगा। तो हम ग्रेफाइट का निर्माण बजाय ज्वलनशील पदार्थों में करने के इसका हम जो सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं वो करते हैं पेंसिल। जो हम रूल लेते हैं, रूल की जो नॉक होती है वो ग्रेफाइट से बनती है, इसे काला सोना भी कहते हैं। अब हम आग्नेय शैलों के वर्गीकरण की बात करें तो उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर मैंने आपको पहले ही बताया था आंतरिक आग्नेय शैल और पातालीय आग्नेय शैल। जब मेग्मा क्रस्ट के ऊपर आने का प्रयास करता है, आने की कोशिश तो करता है, परंतु मार्ग में क्या होता है, जिस नली या जिस रास्ते के द्वारा वो बाहर आने की कोशिश करता है वो किसी ना किसी कारण से बंद है। मान लीजिए गाढ़ा चिपचिपा लावा है या मेग्मा है, लसदार है, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो नली है जिस रास्ते से वो आना है उसको वो ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण वो वहीं ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, जिससे आंतरिक आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। ये भी दो प्रकार की होती हैं। पातालीय आग्नेय शैलें अधिक गहराई में तापमान
अधिक होने के कारण मेग्मा को ठंडे होने में अधिक समय लगता है। अतः ठंडे होने में जब जितना ज़्यादा समय लगेगा उतने ही उसमें रवे पड़ेंगे, मतलब मोटे कण बनेंगे। उदाहरण ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपने अगर पत्थर देखा हो, सफ़ेद कलर का चमकीला होता है, उसमें मोटे मोटे रवे दिखाई देते हैं। दूसरी होती है मध्यवर्ती या अधिवितलीय आग्नेय चट्टानें। जो ज्वालामुखी उद्गार के समय मेग्मा ऊपर उठता है तो अवरोध के कारण दरारों में, छिद्रों में एवं नली में जमकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार से इन शैलों का निर्माण होता है। बजाय नीचाई में न जाके थोड़ा और मध्यवर्ती भाग में धरातल और गहराई के बीच में इन चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें जो होती हैं उनको हम कई नामों से जानते हैं। सबसे पहली है हमारी पैथोलिथ। इस पैथोलिथ जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है गहराई। ये लंबे, असमान तथा उभरे हुए आग्नेय शैलों के आकार होते हैं। आकार की बात करें तो देखने में गुंबदनुमा होता है, ढाल खड़े होते हैं। और अगर भारत में हम इसकी बात करें तो रांची के पठार में इसके कई हमें रूप देखने को मिलते हैं, आकार देखने को मिलते हैं। दूसरा है लेकोलिथ या छत्रक्षिका। लेकोलिथ मेग्माशील उत्तर ढाल के रूप में होता है। यह केवल परतदार चट्टानों में ही बनता है क्षैतिज रूप में। फैकोलिथ मोड़दार पर्वतों की अपनति व अवनति से लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बने लहरदार जमाव को फैकोलिथ। देखिए मैंने आपको वलन बताया था। वलन में क्या होता है, एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे। तो ऊपर वाले हिस्से में जब ये जाके जमता है लावा, या जिसे हम मेग्मा कह रहे हैं, जब तक धरातल के अंदर है ये मेग्मा कहलाएगा। जब ये धरातल के बाहर आ जाएगा तब हम इसे लावा कहेंगे। तो अगर ऊपर की ओर जाके जम जाता है तो ये मोड़दार, फैकोलिथ में अपनति और अभिनति मैंने वहां पे भी आपको बताया था। तो इन जब मोड़दार जमावों में इनका जमाव होता है तो उसे हम कहते हैं फैकोलिथ। इसे हम डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। लोपोलिथ जर्मन भाषा के लोपा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है छिछला, बेसिन। छिछला मतलब कम गहरा, बेसिन। मेग्मा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है। तस्तरी नुमा आकृति होती है जिसे हम कहते हैं लोपोलिथ। सिल एवं शीट। अवसादी चट्टानों की समानांतर परतों में लावा के या मेग्मा के अधिक मोटे जमाव को हम कहते हैं सिल, और वही पतले पतले जमाव हो तो उसे हम कहते हैं शीट। एक है डाइक। भूपटल से खड़े यानी समकोण बनाते हुए जो जमाव होता है उसे हम कहते हैं डाइक। देखिए सिल और शीट क्षैतिज अवस्था में जमता है और डाइक लंबवत अवस्था में इसका जमाव होता है। जिन जिन चीज़ों का मैंने बात की थी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पैथोलिथ। गुंबदनुमा आकृति है और धरातल के नीचे ये जम रहा है। और ये जो आप इसमें शाखाएं देख रहे हैं, लेकोलिथ, सिल, स्टॉक, डाइक, जब ये ऊपर से रिसाव जमाव वहीं के वहीं इतना गाढ़ा चिपचिपा मेग्मा होता है कि वहीं के वहीं गुंबद के रूप में उठ जाता है, तो उसे हम कहते हैं बैथोलिथ। लेकोलिथ धरातल के नीचे थोड़ा कम, बैथोलिथ से कम ऊंचाई लिए होता है। सिडार, उसमें लिंग छोटी छोटी क्षैतिज नुमा परतों में उनकी आकृति बढ़ती जाती है। लेपोलिथ तस्तरी नुमा आकृति हमने बताई थी। फैकोलिथ अपनति, ऊपर उठा हुआ भाग और नीचे धसा हुआ भाग, मतलब मोड़ों में जो जमाव हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फैकोलिथ। शीट पतली क्षैतिज सतह में जब दरारों के बीच में मेग्मा जमता है तो उसे कहते हैं शीट। लेकिन वही मेग्मा जब मोटे रूप में क्षैतिज अवस्था में जमता है तो उसे कहते हैं हम सिल। ज्वालामुखी ग्रीवा। देखिए ज्वालामुखी जब फटता है तो ज्वालामुखी नली के द्वारा वो मेग्मा बाहर आता है, तो वो जब नली में ही जम जाता है तो उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी ग्रीवा, स्टाक। जब वह ग्रीवा कई खंडों में विभक्त होकर जगह जगह समानांतर या लंबवत रूप से जमती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक। डाइक जब लंबवत अवस्था में मेग्मा का जमाव होता है तो उसे हम कहते हैं डाइक। अब हम आंतरिक चट्टानों के बाद पढ़ते हैं बाह्य आग्नेय चट्टानें। इसका मतलब विस्फोटक उद्गार से निर्मित। ये ज्वालामुखी के तीव्र उद्गार के समय विभिन्न प्रकार के पदार्थ विस्फोट के रूप में तीव्रता से बाहर निकलते हैं तथा बाद में इनका जमाव सतह पे हो जाता है। ये जो विस्फोट होता है दो प्रकार का होता है। एक तो बहुत ही तेज विस्फोट और एक होता है शांत उद्गार से बिना आवाज़ किए धीरे धीरे रिसाव होता रहता है। जब छोटे छोटे सुराखों में से मेग्मा धरातल पे शांत रूप में निकलता रहता है और चादर नुमा चट्टानें विकसित हो जाती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत का प्रायद्वीपीय, भारत का पश्चिमी भाग।
तीसरा है कणों की बनावट के आधार पे। कणों की बनावट के आधार पे शेल 3 प्रकार के होते हैं, बड़े कण वाले, छोटे कणों वाले और मध्यम कणों वाले। पहला है फेनेरिटिक अथवा बड़े कण वाले। इनमें धरातल के नीचे बनने वाले ग्रेनाइट तथा डायोराइट मुख्य हैं। मैंने पहले ही आपको समझाया है कि जिन मैग्मा को या मैग्मा क्षेत्र में चट्टानों को बनने में, मतलब ठंडा होने में जितना अधिक समय लगेगा, कण मोटे होंगे, और जितने जल्दी ठंडी होगी उनमें कणों की मात्रा कम देखी जाएगी। पैरामेटिक अथवा बहुत बड़े कणों वाले, इसे फेल्सपार तथा क्वार्ट्ज अधिक संख्या में समान रूप से पाए जाते हैं। स्फेनेरिटिक अथवा बारीक कणों वाली आग्नेय शेल, इनमें फेल्सपार, डाइक, सिल्ट, स्टॉक में पाई जाने वाली शेल। ग्लासी अथवा कण विहीन आग्नेय शेल, इनका जमाव अत्यंत शीघ्रता से होता है। ऑब्सीडियन, पिचिस्टोन, प्यूमिस तथा परलाइट। पोराफाइटिक या मिश्रित कणों वाली, यह बड़े तथा छोटे कणों से मिश्रण से बनती है। फ्रेगमेंटल अथवा टुकड़ों वाली आग्नेय शेल, इसमें बड़े तथा छोटे टुकड़े दोनों ही सम्मिलित होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलते हैं। इनमें बॉम्ब, ब्रेसिया, लैपिली, ज्वालामुखी धूल सम्मिलित होती हैं। खनिज के आधार पर आग्नेय शैलों का अगर हम वर्गीकरण, इसमें है अम्ल आग्नेय शैल। इसमें अम्ल बनाने वाले सिलिकॉन की मात्रा 80% होती है तथा शेष में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं। लोह व मैग्नीशियम की इसमें कमी होती है। इसके कारण इसका रंग हल्का व घनत्व भी कम होता है। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट। आग्नेय शेल, इसमें सिलिकॉन की मात्रा 40% से कम होती है। मैग्नीशियम 40%, अन्य में लोहा, एल्यूमिनियम, पोटेशियम 20% होता है। मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इसका रंग गहरा होता है। इससे पठारों का निर्माण होता है। उदाहरण बेसाल्ट, गैब्रोल, डोलाइट। दक्कन का पठार भी इसी प्रकार बना है भारत का। तीसरा अवसादी शेल, इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। परतों के रूप में पाए जाने के कारण इन्हें परतदार या स्तरित शेल भी कहते हैं। अवसादी शैलों की विशेषताएं, ये परतों में पाई जाती हैं परंतु रवेदार नहीं होती, क्योंकि जल्दी ठंडी हो जाती हैं। ये संगठित, असंगठित तथा ढीली भी हो सकती हैं तथा चट्टानों के संगठन, संयोजन, तत्व खनिजों पर निर्भर करता है। इसमें ग्रंथियां व जोड़ पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानें कोमल होती हैं और अपरदन का प्रभाव इन पर जल्दी पड़ता है। अवसादी चट्टान का निर्माण चट्टान चूर्ण, जीवाश्म, वनस्पति के एकत्रीकरण से होता है। क्रस्ट के सबसे ऊपरी भाग यानी भूपृष्ठ पे अवसादी चट्टानों का 75% से ज़्यादा भाग में ये विस्तृत पाई जाती हैं। अवसादी शैलों का वर्गीकरण की बात करें तो ये कई प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले चट्टान चूर्ण से निर्मित। अपक्षित हुई चट्टान चूर्ण, आग्नेय के जो अपक्षय से जो चूर्ण मिलता है, उस चट्टान चूर्ण से कंकड़ आदि को अपरदन के विभिन्न साधन परिवहन के द्वारा एक स्थान पर लाकर लगातार जमा करते रहते हैं और लंबे समय के बाद संगठित होकर वो चट्टानों के रूप में बदल जाती हैं। जैसे बालू का पत्थर, बालू के कण विभिन्न प्रकार के संयोजक तथा कणों द्वारा जुड़कर बालू का पत्थर बनता है। इसमें विशेष आपको ध्यान देने वाली बात है, बालू का पत्थर शेल से पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है, अतः अधिकांश पातालीय कुएं बालू का पत्थर वाले शेलों में ही बनते हैं। कांग्लोमेरेट, बालू रेत के साथ कई बार कंकड़ पत्थर मिलते रहते हैं। जब चीका चिपक जाती है, बजरी या ग्रेविल कहलाती है तथा क्वार्टाइज की मात्रा अधिक होने पे कांग्लोमेरेट कहलाती है। कंकड़ गोलाकार न होकर नुकीले होते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रेसिया। चीका मिट्टी व शेल, चट्टान चूर्ण के बारीक कणों के निक्षेपण में आकार होता है। इनका 32 से 256 mm व्यास होता है। जिसे सिल्ट, आकार इनका होगा 256 से 8192 mm। क्ले या चीका, अधिक मात्रा काओलिन कहलाती है। रासायनिक पदार्थों से निर्मित, जब सक्रिय जल का संपर्क अधिक नीचे चट्टानों से हो जाता है तो चट्टानों के घुलनशील पदार्थ घुलकर जल के साथ मिल जाते हैं। दबाव की कमी, प्रवाह गति में संपर्क न हो पाना, जल के वाष्प में परिवर्तित होने पर भी इन पदार्थों का जमाव हो जाता है। तीसरा है कार्बनिक तलों से निर्मित शैल, जीव जंतु, वनस्पति आदि के जमाव से इन शैलों का निर्माण होता है। जैसे है चूना प्रधान शैल, इनका निर्माण जलाशय, झील, छोटे सागर किनके पास से होता है। इन्हें पैरामिनीफेरा नामक जीवों के अस्थि पंजर, वनस्पतियों के अवशेष इनमें पाए जाते हैं। इसमें चूना विशेष रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन प्रधान शैल, इनका निर्माण वनस्पतियों के अवशेष के जमाव व संगठित होने से होता है। सिलिका प्रधान शैल, इनका निर्माण रेडियोरेनिना,
स्पंज, जीवों, डाइटम पौधों के अवशिष्ट भाग के संगठन से होता है। तीसरी हमारी जो शैल है वो है कायांतरित शैल या रूपांतरित शैल, जिसे हमने कहा था। मेटामॉर्फिक मॉर्फिक लैटिन भाषा के मेटा परिवर्तन तथा मॉर्फिक आकृति से बना है। शैलों के विघटन हुए बिना ही आकृति व संगठन में परिवर्तन होने पर कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। इसी प्रकार कई बार रूपांतरित शैल का पुनः रूपांतरण भी हो जाता है, जिसे पुनः रूपांतरित शैल या अति रूपांतरित शैल भी कहा जाता है। रूपांतरित शैल के अगर उदाहरणों की बात करें, कांग्लोमेरेट का कांग्लोमेरेट शिस्ट हो, जब बालू का पत्थर से क्वार्ट्ज बनता है, शेल से स्लेट बनती है, स्लेट से फाइलाइट बनती है, चूना पत्थर से डोलोमाइट संगमरमर, लेग्नाइट से बिटुमिनस एंथ्रेसाइट, कोयला ग्रेफाइट हीरा में कन्वर्ट हो जाता है। ये अवसादी शैलों से कायांतरित शैल बनते हैं। आग्नेय शैलों से कायांतरित शैल बनते हैं। ग्रेनाइट से ग्रेनाइट या नीस बनता है। गैब्रो से गैब्रिनियम बनता है। बेसाल्ट से सिस्ट बनता है। वायोलाइट से सिस्ट बनता है। पेरिडोलाइट से टेल्सिस्ट, ज्वालामुखी राख से अभ्रक आदि इनका निर्माण होता है। इन सभी प्रक्रियाओं के दौरान चट्टानों का एक चक्र चलता है। पृथ्वी पे मुख्य रूप से आग्नेय परतदार रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। इनकी रचना की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे चट्टान चक्र भी हम कहते हैं। इस डायग्राम में आपको पूरा समझाया गया है। परतदार चट्टानें ताप और दाब के कारण रूप बदलती हैं, जिन्हें रूपांतरित चट्टानें कहती हैं। समय के साथ इनका और अधिक रूपांतरण ताप दबाव के चट्टानों का जो लावा है वो परिवर्तित होता है, उद्गार होता है, और वो किस में चला जाता है? आग्नेय में। आग्नेय चट्टान पुनः अपक्षय और अपर्दन द्वारा अवसादीकरण होता है और वो अवसादी चट्टानों का निर्माण। तो आग्नेय से लेके अवसादी, अवसादी से रूपांतरित और रूपांतरित से पुनः रूपांतरित होने के बाद वो फिर से आग्नेय के चक्र में चली जाती हैं। तो ये पूरा एक सर्किल हमारे धरातल पर चलता रहता है। इसको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि चट्टानें आग्नेय, अवसादी और कायांतरित में कैसे परिवर्तन होता है। ऊष्मा के माध्यम से भौतिक कारक, यांत्रिक कारक, रासायनिक कारक, ये सभी कारक इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम इस चित्र से भी हम इसको और अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए, इसमें आग्नेय शैल है, एक अंतर्वेदी आग्नेय शैल और बहिर्वेदी आग्नेय शैल। अंतर्वेदी आग्नेय शैल जिसका गाढ़ा चिपचिपा लावा होने के कारण वो शैलों का निर्माण, जैसे मैंने बैथोलिक बताई थी आपको, वहीं की वहीं हो जाता है। तो अंतर्वेदी आग्नेय शैल होती हैं जो भूपटलीय उत्क्षेपण से ऊपर तक जाती हैं। दूसरी है बहिर्वेदी आग्नेय शैल, जिसमें फैकोलिथ, लेपोलिथ की बात की गई थी। ये थोड़ी और ऊपर चली जाती हैं, जो कि लंबवत या क्षैतिज अवस्था में, जैसे सिल थी, डाइक थी, शीट थी, इनका निर्माण होता है। इन्हीं के निर्माण होने के बाद जब इन पे विघटन, अपघटन और घुलन के कारण ये टूट टूट के एक जगह निक्षेपित होती हैं, तो अवसादी चट्टानों का निर्माण होती है। ये क्योंकि एक ही बार में नहीं टूटती, इन्हें टूटने में, धीरे धीरे टूटने में समय लगता है, तो परत दर परत जमती हैं। इसी कारण इनको परतदार चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। इन अवसादी चट्टानों का धीरे धीरे फिर क्या होता है? पुनः अनाच्छादन की प्रक्रिया काम करती है। इनका रूपांतरण होता है, ताप और दाब के कारण इनका रूपांतरण होता है, तो अवसादी शैलों का जमाव होता है। इनके अवसादी शैलों के रूप में जब परिवर्तन होता है ताप और दबाव के कारण, तो कायांतरित होती हैं और उनसे कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। कायांतरित शैलों का फिर गलन होता है। गलन मतलब दोबारा से टूट फूट होकर वो तुरंत किसमें परिवर्तित होती है? मेग्माई रूप में। अंतर्वेदन और मेग्मा का ऊपर की ओर फिर से उठाव होता है, और फिर उठाव होने से अंतर्वेदी शैल और बहिर्वेदी आग्नेय शैलों का निर्माण। तो ये पूरा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे धरातल पे चट्टानों के निर्माण, टूट फूट और पुनः उनका धरातल के नीचे जाकर क्षेपण होकर पुनः निर्माण प्रक्रिया में योगदान देना कार्य करता है। इस प्रकार हमने इस चैप्टर में चट्टान कितनी प्रकार की होती है, वो उनके कण कैसे होते हैं, उनसे कौन कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है, और चट्टानीय चक्र धरातल पे किस प्रकार चलता है, ये समझाया था। आज इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम नया चैप्टर फिर से पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।